हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्वेल्थ फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर तो है ही और ये नेक्स्ट चैप्टर भी है, क्योंकि इससे पिछले लेक्चर में हमने अपने थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और उसका लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने पोटेंशियोमीटर। और जहाँ तक मतलब हमारे माइंड में है कि हमने सभी टॉपिक क्लियर करा दिए हैं। बाय द वे, अगर कभी आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूटा हुआ है या कोई छूट गया है तो आप उसे ज़रूर कमेंट कर दिया करें, ताकि हम उस टॉपिक को लेकर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कंप्लीट कर दें और उसके एक वीडियो बना दें। ठीक है, तो ये आपका काम है कि अगर कुछ भी लगता है कि आपको इस चैप्टर में कुछ चीज़ रह गई है तो उसके लिए आप क्या करें कि कमेंट कर दें। ठीक है, और कमेंट करेंगे तो हमें वो पता चलेगा और हम उस टॉपिक पर फिर आपको वीडियो बनाकर आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसे सोल्व कर देंगे। ठीक है, ये तो सिंपल केस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, अब देखिए, सबसे पहले जब हमने ट्वेल्थ फिजिक्स स्टार्ट की थी तो हमने पहले बोला था ट्वेल्थ फिजिक्स क्या होता है। ट्वेल्थ फिजिक्स स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो सब इलेक्ट्रॉन की कहानी होती है, इलेक्ट्रॉन के आसपास घूमती है। सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता था, चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, फिर चार्ज एट रेस्ट था, फिर चार्ज एट रेस्ट में हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए थे। उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और कैपेसिटर क्या है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने कब पढ़े थे, जब हमने पढ़ा था चार्ज एट रेस्ट। तो वो स्टोरी थी हमारी चार्ज ऑफ रेस्ट की। उसके बाद हमने चार्ज को मोशन में कराया कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, अभी वेरिएबल नहीं है, अभी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाया। और कांस्टेंट वेलोसिटी से जब हमने चार्ज को चलाया तो हमने पढ़ा फिर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कि भाई अगर चार्ज एक यूनिफॉर्मली स्पीड से चलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। फिर हमने उसका रिलेशन जाना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत सारी चीज़ थी उसमें, बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज जाने, किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो वो एक कंसेप्ट था और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था वो हमारा, तो वो हमने क्लियर किया। ठीक है, पोटेंशियोमीटर तक लास्ट तक हम क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद आई कहानी कि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि भाई जो चार्ज है, करंट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये कहानी हमारी समझ में आ रही थी कि चार्ज से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बाद में और साइंटिस्ट आए, अब उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने देखा कि भाई चार्ज से तो कुछ और भी प्रोड्यूस होता है। तो आज हम उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि होता है मूविंग चार्ज। अब चार्ज मूविंग ही कर रहा है अभी भी। ठीक है, और मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म जानते हो, मैग्नेटिज्म एक मैग्नेट की कहानी, तो उसमें मैग्नेट की कहानी भी पढ़ेंगे, मैग्नेट क्या होती हैं। लेकिन रियलिटी में मैग्नेट क्या होती है, एक मैग्नेट अलग प्रॉपर्टी है और एक हम चार्ज के द्वारा मैग्नेटिज्म, वो एक अलग कहानी है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे हम। एक में हम मैग्नेट के द्वारा ही पढ़ेंगे और एक में हम चार्ज के द्वारा पढ़ेंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी अगर कोई करंट प्रोड्यूस होता है तो क्या वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो आज इस चैप्टर में हम ये चीज़ जानेंगे कि करंट प्रोड्यूस, किसी भी वायर में करंट प्रोड्यूस होने से क्या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है या नहीं। तो इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और इसी उम्मीद के साथ कि जब भी आप हर वीडियो को देखेंगे तो आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा और स्ट्रांग होने के साथ साथ ही आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर होते जाएंगे। तो ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, आइए। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं कुछ, के हुआ क्या, कहानी क्या थी ये रियलिटी में, मतलब कैसे कुछ समझ में आया लोगों को। तो कुछ ऑब्जर्वेशन करके देखते हैं हम। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या थे, कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे साइंटिस्टों ने, जिसमें पहले साइंटिस्ट थे ओरेस्टेड। तो ओरेस्टेड के ये ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको ओरेस्टेड का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। ओरेस्टेड के ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो देखिए क्या था कि उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर ली और इस वायर में आई करंट फ्लो कराया। ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर समझ रहे हो ना, आई इसमें करंट फ्लो, मतलब एक वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसे हम बोलते हैं करंट कैरिंग वायर, करंट को ले जाने वाली वायर। और इसके पास उन्होंने क्या किया, एक कंपास निडल रखकर देखी। ठीक है, तो जैसे ही वो इस करंट कैरिंग वायर के पास कंपास निडल रखते थे तो ये डिफ्लेक्टेड होती थी। ठीक है, तो इट डिफ्लेक्ट, यानी ये डिफ्लेक्ट होती थी। डायरेक्शन की कोई बात नहीं, डायरेक्शन हम आगे पढ़ेंगे, बस हमें समझना है कि व्हेन द कंपास निडल प्लेस नियर द करंट कैरिंग वायर देन इट्स डिफ्लेक्टेड। क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने कि व्हेन कंपास निडल, कंपास जानते हो ना, कंपास निडल होती है, एक निडल होती है उसमें और वो मैग्नेट की होती है, वो अपने डायरेक्शन में घूमती रहती है। तो व्हेन कंपास निडल प्लेस्ड
नियर ए करंट कैरिंग वायर इट्स डिफ्लेक्टेड। ठीक है जी, ये डिफ्लेक्टेड हुई तो उनको कुछ महसूस हुआ कि भाई इसका मतलब है कि करंट कैरिंग वायर कुछ तो प्रोड्यूस करती है जिसके कारण ये कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड हुई। क्लियर है भाई, ये जो कंपास नीडल अगर डिफ्लेक्टेड हुई है तो इसका मतलब है करंट कैरिंग वायर जो है ये कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती है। थोड़ा सा इमेजिन हुआ, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, अच्छा जी, तो उन्हें कुछ महसूस हुआ इस चीज़ को। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट और बढ़ाकर देखा। उन्होंने क्या करा कि इस करंट कैरिंग वायर के पास एक क्यू चार्ज रखा। उन्होंने बोला देखिए जी क्यू चार्ज रखकर देखते हैं। तो जब उन्होंने ये क्यू चार्ज रखा तो इस क्यू पर भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब ये क्यू ऐसा ही रहा। तो ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि व्हेन क्यू चार्ज प्लेस्ड नियर द वायर नो इफेक्ट ऑन चार्ज। ठीक है, जो इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कंपास नीडल पर इफेक्ट होता था, चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि एक दिन सडनली उन्होंने क्या किया कि उस करंट कैरिंग वायर के पास जो क्यू रखा था उसे चला दिया v स्पीड से, सपोज करो उसे मोशन दे दिया। तो और मोशन उन्होंने ऐसा दिया स्टेट, लेकिन उन्होंने देखा कि वो ऐसे डिफ्लेक्टेड हो गया। आ रहा है समझ में भाई, नियर अ करंट कैरिंग वायर क्यू चार्ज प्लेस्ड देयर इज नो इफेक्ट, बट व्हेन वन डे क्यू इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो इट्स डायरेक्शन डिफ्लेक्टेड। उसकी जो डायरेक्शन थी वो डिफ्लेक्टेड हो गई, मतलब वो डायरेक्शन चलना सीधा तो सीधा रहा, चलाया हमने सीधा था, लेकिन वो थोड़ा डिफ्लेक्टेड हो गया। तो उन्होंने अब फिर ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने कहा व्हेन ए चार्ज Q is moving with constant velocity v, तो its direction of motion change। अब यहाँ से फिर ऑब्जर्वेशन निकाला उन्होंने बोला कि भाई क्यू अगर ये रेस्ट पर था तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन अगर ये मोशन में है तो फिर इस पर इफेक्ट पड़ा। इसका मतलब उन्हें कुछ समझ में आया कि उन्होंने सोचा कि ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हो नहीं सकती। आ रहे समझ में, क्यों नहीं हो सकती इलेक्ट्रोस्टैटिक? अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होती तो ये रेस्ट वाले चार्ज पर भी लगती, यानी ये चार्ज डिफ्लेक्ट होता। इसका मतलब दिस फोर्स इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो उनका एक रीजन तो क्लियर हो गया कि दिस फोर्स इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होती तो ये इस वाली चार्ज पर भी लगती। तो दिस फोर्स इज अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स, दिस फोर्स इज अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स, और उसका नाम रखा उन्होंने मैग्नेटिक फोर्स, और इसका नाम दे दिया जिस एरिया में डिफेक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड। तो एक नई टाइप की फोर्स और एक नई टाइप के फील्ड का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑब्जर्वेशन कुछ क्लियर हुए आपके? ठीक है भाई, पहले समझ लीजिए, पहले करंट कैरिंग वायर थी, उसके पास कंपास निडल को रखा तो वो डिफ्लेक्टेड हुई। अब इससे कंक्लूजन नहीं निकल रहा था तो उन्होंने क्या करा कि एक क्यू चार्ज को रेस्ट पर रखा, ये रेस्ट पर है, तो उन्होंने देखा इस क्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब इस क्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो उन्होंने बोला कि ये फोर्स बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक तो है नहीं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती तो ये वाला ये इस करंट की वजह से और इसकी वजह से इनके ऊपर फोर्स लगती जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में लगती है। भाई इसमें भी तो क्यू ही चार्ज तो फ्लो कर रहा है, इसमें क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, इसमें क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों के बीच कोई फोर्स लगती तो ये इफेक्ट होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिस फोर्स इज अफेक्टेड ओनली व्हेन द चार्ज इन मोशन, ये जब ही इफेक्ट करती है जब चार्ज मोशन में होता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक तो है नहीं, ये कोई नई टाइप की फोर्स है, और उस फोर्स का नाम रखा उन्होंने मैग्नेटिक फोर्स। और इस का जन्म किसका जन्म हो गया? मैग्नेटिक फील्ड का जन्म हो गया कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस ऑल अराउंड अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करती है? करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है इन विच ए चार्ज ऑफ रेस्ट कैन नॉट मूव बट ए मूविंग चार्ज कैन बी डिफ्लेक्टेड। आ रहा है समझ में? भाई रेस्ट का चार्ज चल तो सकता नहीं है, लेकिन चलता हुए चार्ज की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो
तो ये था हमारा ओरस्टेड के ऑब्जर्वेशन जो आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको स्टेटमेंट में समझ में आ गया होगा। तो मैं अगर बता देता हूँ आपको क्या करना है, तो ये तो क्लियर हो गया आपका यहाँ तक। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व करके इन्होंने क्या एक्सप्लेन करा, इन्होंने एक्सप्लेन करा कि दिस फोर्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोस्टैटिक, this force cannot be electrostatic because it cannot move a rest charge। ठीक है, ये रेस्ट चार्ज को मूव नहीं करा सकती है। बट इफ द चार्ज is in motion, it can change its direction of motion। ठीक है, ये मतलब चला तो सकती नहीं है, बस ये उसके मोशन को चेंज कर देगी अगर वो चल रहा हो। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो दिस is a new type of force, that is magnetic force। तो उससे उन्होंने ऑब्जर्व करा कि a current carrying wire produce magnetic field around itself। ठीक है जी, तो ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया कि करंट जो करंट कैरिंग वायर है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये बस इतना होता है कि ये रेस्ट पर चले हुए चार्ज को चला नहीं सकता, लेकिन चलते हुए चार्ज की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए, बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है तो डिटेल से पढ़ के चलेंगे, ताकि आगे कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम्स हमें ना आए, ऐसा ना लगे कि हमें रटना पड़ रहा है। तो रटना कुछ भी नहीं है। अब ये ऑब्जर्वेशन देखो आपकी बुकों में भी दिखा रखे हैं, उनमें तो कुछ ऐसे दिखाया है कि सिंपल है कि उन्होंने बोला कि सपोज करो एक बैटरी लगाकर उन्होंने करंट फ्लो कराया, ऐसे करके, और यहाँ पर क्या रखा, एक कंपास निडल रख ली उन्होंने, जिसको ऐसे रख लिया। व्हेन द करंट फ्लो दिस टाइप, यानी ए टू बी। ठीक है, जब जैसे ही करंट इसमें फ्लो कराया तो कंपास निडल डिफ्लेक्टेड होती थी कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये नॉर्थ इधर आ गया, साउथ इधर आ गया, तो कंपास निडल डिफ्लेक्टेड होती थी। तो उससे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई करंट कैरिंग वायर एक फील्ड प्रोड्यूस करती है जो किसी मूविंग या कंपास निडल को डिफ्लेक्टेड करता है। अगर उन्होंने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड हो जाता था। सपोज करो ऐसे कर दिया उसने, ठीक है, ऐसे किया तो जो डिफ्लेक्शन था वो कुछ इस टाइप का हो गया। ये साउथ, ये नॉर्थ, तो इस तरह से डिफ्लेक्टेड करती थी। तो उन्हें लगा कि करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये उनके ऑब्जर्वेशन थे इस तरह से। बाद में उन्होंने एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने दिया एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है, सेम ऐसे ही बताया उन्होंने कहा कि भाई कोई करंट कैरिंग वायर है ऐसे,
इसमें करंट फ्लो हो रहा है और उन्होंने माना कि सपोज करो जैसे आपका कंपासिटी लिखा है, ऐसे ही कोई व्यक्ति, कोई भी मैन मान लीजिए जो स्विम कर रहा है इसमें, ठीक है, और उन्होंने बोला सपोज दैट इज़ द करंट एंटर इन हिज फीट एंड लीव्स आउट फ्रॉम हिज हेड, ठीक है। करंट कहाँ से एंटर कर रहा है, करंट पैर से एंटर कर रहा है और लीव्स आउट यहाँ से कर रहा है, तो उसका जो फेस का टर्न्स होता था वो लेफ्ट हैंड साइड दिखाई पड़ता था, ठीक है, टर्न्स इज लेफ्ट हैंड साइड। तो व्हेन द करंट एंटर्स इन हिज फीट एंड लीव्स आउट फ्रॉम हिज हेड देन हिज फेस ऑलवेज टुवार्ड्स हिज लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ उसके फेस की डायरेक्शन होती थी। तो ये कुछ मतलब उन्होंने वही स्विमिंग रूल्स की तरह बना दिए और इसको याद रखने के लिए उन्होंने एक शॉर्टकट बनाया जिसे हम जानते हैं स्नो के नाम से, स्नो, ठीक है। क्या होता है स्नो, इफ़ द करंट फ्लो साउथ टू नॉर्थ देन द डिफ्लेक्शन टुवार्ड्स वेस्ट, याद रखना है, इससे हम याद रख सकते हैं इफ़ द करंट फ्लो साउथ टू नॉर्थ देन द डिफ्लेक्शन टुवार्ड्स वेस्ट। तो क्लियर है ये चीज़। तो ये थे हमारे ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट थे हमारे, और इससे हमें क्या मिला, एक नई फील्ड का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो ये ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट थे जो आपने अभी समझे, तो आपको मिल गई मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड देखिए मैग्नेट भी प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट भी प्रोड्यूस करती है और करंट कैरिंग वायर भी प्रोड्यूस करती है। आगे समझ में भाई, मैग्नेटिक फील्ड देखो मैग्नेट भी प्रोड्यूस करेगी, कोई मैग्नेट हो उसके चारों तरफ एक फील्ड होगी जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोल लेंगे, और एक आप मान लीजिए करंट कैरिंग वायर, तो इसके चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए इसका नाम रखा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए जी, तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, वी से। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है, टेस्ला याद रखना है, इसकी यूनिट है टेस्ला। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, छोटी छोटी बातें याद रख लेते हैं। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है, तो इट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से हमारे एस्पेक्ट आए कि भाई इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ठीक है, भाई डायरेक्शन भी निकालनी है और मैग्नीट्यूड भी निकालनी है। तो सिंपल से समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो हम पहले निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड और उसके बाद हम उसको डायरेक्शन को निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, हमें दो चीज़ पढ़नी है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। चलिए जी आगे पढ़ते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है, पहले मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, और इसके मैग्नीट्यूड, तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए हम पढ़ते हैं एक लॉ जिसे हम बोलते हैं बायो सावर्ट लॉ, ठीक है, बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ, ठीक है, बायो सावर्ट लॉ, टी यहाँ साइलेंट होता है, बायोट नहीं है, बायो सावर्ट लॉ। चलिए जी, इन्होंने क्या बताया कि करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ठीक है, तो इनसे पूछा गया कि बताइए भाई करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो इन्होंने कहा करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके एक छोटे एलिमेंट्स की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो बायोट सावर्ट ने करंट कैरिंग वायर नहीं, करंट कैरिंग वायर में एक छोटे से एलिमेंट्स, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट्स, सपोज करो डीएल एलिमेंट्स ले लिया, उन्होंने बताया इस डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम बता सकते हैं। तो इस डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पर इन्होंने बताई कितनी होती है, पी पॉइंट पर डीबी इज इक्वल टू, ठीक है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है।
ये फील्ड बताई इन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने बताई कि इस छोटे से एलिमेंट dl की वजह से r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, आर का क्यूब का मोड, ठीक है। तो ये निकाली थी इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नई चीज़ मिलेंगी कि म्यू नॉट क्या होता है। इसमें म्यू नॉट होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये कुछ ऐसी ही क्वांटिटी है जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ी थी एप्सिलॉन नॉट, वो थी परमिटिविटी और ये है परमेबिलिटी, ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो वो हम निकाल लेंगे इससे, उसकी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई परमेबिलिटी। और यहाँ देखिए अब क्या करना है इसमें से, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 होती है, 10⁻⁻7। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये डी बी हो गया, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। हमसे बोला कि भाई वेक्टर फॉर्म नहीं, इसकी हमें स्केलर फॉर्म चाहिए। तो उन्होंने बोला डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये इसकी स्केलर फॉर्म है और जिसको हम मोड म्यू निकालते हैं। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है, आर होता है वो डिस्टेंस जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आई क्या है, करंट। डी एल क्या है, स्मॉल एलिमेंट। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है डी एल और आर के बीच का एंगल, ठीक है। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है एंगल बिटवीन, याद रखना है, डी एल क्रॉस आर। डी एल और क्रॉस आर के बीच का जो एंगल होता है वो होता है आपका साइन थीटा। तो क्लियर है, ये मैग्नेटिक फील्ड निकाली। तो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल एलिमेंट्स की वजह से बाई बायोट सावर्ट लॉ क्या होती है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब मोड, और या फिर डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बायोट सावर्ट लॉ ने दी है, ठीक है, बायोट सावर्ट लॉ। अब देखो बुकों में कैसे बताते हैं, जैसे बुकों में निकालते हैं कि भाई कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, इसमें इस डीएल की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमें आर पॉइंट पर, मतलब आर पर जाकर पी, तो उन्होंने बोला कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्मॉल होगी, यानी डी वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डीएल पर। जो मैग्नेटिक फील्ड है डी वी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट पर। जो डी वी है, ठीक है, ये डी वी मोड बना लीजिए वैसा अगर चाहिए तो, डी वी इन्वर्सली होगी 1/r स्क्वायर पर, और जो डी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंगल बिटवीन डी एल आर के साइन थीटा। तो इन सब को कंबाइंड करके आप समझ रहे हैं, हम लिख सकते हैं म्यू नॉट, मतलब इन्वर्सली हो गया, पहले कांस्टेंट ले लेंगे के, इसे मानेंगे आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और यहाँ जो के की वैल्यू है उसे लिखेंगे हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो हमारा जो ये डी बी हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखना है कि बायोट सावर्ट लॉ ने एक पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताई है, उन्होंने एक छोटे से एलिमेंट्स डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताई है। अब डीएल करके हम इसको ऐड करके तब हम पूरी वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि बायोट सावर्ट लॉ के अनुसार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक छोटे से एलिमेंट्स डीएल की वजह से है, और उस डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, एंड या फिर लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये सब चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अगर आप चाहें तो ऐसे निकाल कर दिखा दीजिए, इससे निकल लेंगे, और ये था, आप डायरेक्टली लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, क्योंकि हमें समझना है कंसेप्ट।
चलिए जी, चलो ये तो हो गई बात है सिंपल। अब क्या आया इसमें, अब ये तो था मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब आई डायरेक्शन की बात कि भाई डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। भाई ये तो था मैग्नीट्यूड, भाई डायरेक्शन भी चाहिए क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के नहीं आया रोल। तो डायरेक्शन में आप जानते हैं कि भाई डी एल और क्रॉस आर, ठीक है, तो ये वेक्टर है डी एल क्रॉस आर। तो देखिए या तो आपने अगर वेक्टर पढ़े हैं तो आपने निकाला होगा सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये वेक्टर पढ़े हों। दूसरा भाई 11th पढ़े हैं आपने, एक पढ़ा होगा राइट हैंड स्क्रू, एक स्क्रू रूल्स पढ़ा होगा, स्क्रू रूल्स। स्क्रू रूल्स क्या होता है, स्क्रू रूल्स होता है कि भाई स्क्रू रूल्स क्या कहता है कि स्क्रू रूल्स कहता है कि जैसे आपको निकालना है डी एल क्रॉस आर, ठीक है, तो डी एल पर आप स्क्रू रखिए और आर की तरफ रोटेट कीजिए। डी एल पर स्क्रू रखिए, आर की तरफ रोटेट कीजिए। यहाँ डी एल है, ये आर है, तो आप करेंगे तो देखो ये इनसाइड जाएगा, तो हमारे समझ में डी एल आर, तो ये ऐसे अगर हम इसे घुमाते हैं क्लॉकवाइज तो ये इनसाइड होता है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनसाइड होगी, ठीक है। हमें ये दो साइन भी याद रखने हैं कि अगर हमें कोई भी चीज़ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, वो हमें अगर इन द प्लेन दिखानी है इनसाइड तो हम क्रॉस का यूज़ करेंगे, और अगर आउटसाइड दिखानी है प्लेन से तो हम डॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ये आउटसाइड का है और ये है इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनसाइड आ रही है, डी एल क्रॉस आर इनसाइड, तो स्क्रू रूल से हम निकाल सकते हैं। स्क्रू रूल्स क्या कहता है कि डी एल से कहाँ जाना है, आर पर, तो डी एल पर स्क्रू रखिए, आर की तरफ चले जाइए, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमें इस साइड निकालनी है, ये डी एल है, ये आर है इस पॉइंट पर, तो देखिए फटाफट कैसे निकालेंगे, डी एल आर, तो ऐसे निकालेंगे एंटी क्लॉकवाइज निकालेंगे, तो देखिए आउटसाइड आएगा ऐसे करके आउटसाइड, ठीक है। भाई डी एल और डी एल से आर की तरफ आओगे तो यहाँ जो डी एल क्रॉस आर आएगा वो आउटसाइड आएगा, यानी इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउटसाइड होगी। तो स्क्रू रूल्स क्लियर हो गया होगा आपको कि स्क्रू रूल्स कैसे निकालना है। स्क्रू रूल्स निकालने का सिंपल तरीका, डी एल पर रखिए स्क्रू और उसे आर की तरफ रोटेट कीजिए। अगर आर इधर है तो इधर रोटेट कीजिए, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज है तो इनसाइड, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो देखिए बाहर आएगा ऐसे, तो ये हो गया आउटसाइड। तो ये चीज़ क्लियर हो गई स्क्रू रूल्स। और देखिए एक और रूल्स है जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल्स, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल्स है। तो राइट हैंड पाम रूल्स क्या कहता है, राइट हैंड पाम रूल्स कहता है कि देखिए अपना राइट हैंड लीजिए, थंब को रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर्स को स्ट्रेस कर दीजिए जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो। देखिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, स्ट्रेस कर लीजिए, थंब को रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगरों को स्ट्रेस कर दीजिए जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो। जो पाम है, ये पाम जिस साइड आएगी वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो देखिए इस केस में पाम आपकी इनसाइड आ रही है तो हमने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ही निकाली है। तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, इसको हम लिख सकते हैं कि पुट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, पुट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड स्ट्रेस द फिंगर where you have to find magnetic field, palm will tell you direction of magnetic field।
क्लियर है। तो पाम हमें बता देगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। तो सिंपल देखिए इस केस में देखते हैं, ये इधर बनाना है तो देखिए पाम इनसाइड आ रही है तो इनसाइड। इस साइड देखते हैं, देखिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, थंब को रखिए इस डायरेक्शन में, फिंगरों को स्ट्रेच कीजिए इधर। अब फिंगरों को स्ट्रेच कैसे करना है, फिंगर स्ट्रेच ऐसे तो होंगे नहीं कि नहीं, तो ऐसे करो, कैसे करने, ऐसे घुमा लीजिए ऐसे करके, ये आ गया। थंब इन द डायरेक्शन, पाम इधर। अब देखिए पाम किधर है, आउटसाइड, तो ये पाम आ गई आउटसाइड, तो इसमें फील्ड है आउटसाइड, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और याद रखनी है कि डी एल और आई एक ही डायरेक्शन में लेते हैं। जो डी एल है वो ऑलवेज आई की डायरेक्शन में ही रखना है, हमेशा याद रखना। डी एल ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ आई, ठीक है। डी एल ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ आई। चलो जी ये चीज़ क्लियर हो गई। तो आया समझ में। अब मैग्नीट्यूड किससे निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है हमें बायोट-सावर्ट लॉ से, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना है बायोट-सावर्ट से। अभी एक और पढ़ेंगे हम एम्पियर सर्कुलर लॉ, लेकिन अभी हम पहले बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालना है बायोट-सावर्ट लॉ से। बायोट-सावर्ट लॉ ने क्या कहा था कि छोटे से एलिमेंट्स डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी डीबी इज इक्वल टू, ठीक है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। क्लियर है। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और वेक्टर में लिखना हो तो वेक्टर में क्या होती है, वेक्टर में होती है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर का क्यूब। तो क्लियर है। डायरेक्शन किससे निकालनी है, डायरेक्शन के लिए अभी हम स्क्रू रूल्स पढ़ सकते हैं, वेक्टर फॉर्म पढ़ सकते हैं। ए की तरफ फिंगर, बी की तरफ पैरल, थंब बताएगा सी किधर होता है, तो ये चीज़ आप निकाल सकते हैं। ये वेक्टर पढ़ा हुआ आपने, ए क्रॉस बी 11th में था ये। अगर आपको ए क्रॉस बी सी में प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रू रूल्स लगा लीजिए। डीएल पर रखिए स्क्रू और आर की तरफ घुमाइए। अगर देखिए ऐसे क्लॉकवाइज तो इनसाइड और ऐसे आएगा तो आउटसाइड। और सबसे जो बेस्ट है जिसे हम मानते हैं वो है हमारा राइट हैंड पाम रूल। बहुत सिंपल, करंट की डायरेक्शन में रखिए थंब, फिंगरों को स्ट्रेच कर दीजिए जिस डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो पाम जिधर आए वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये क्लियर है। आइए कुछ डायरेक्शन के क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप इजीली डायरेक्शन निकाल सकें। और आपको दो चीज़ समझ में आ गई कि क्रॉस और डॉट जो दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं। क्रॉस का मतलब होता है इन द प्लेन और डॉट का मतलब होता है आउट द प्लेन, ठीक है। आ रहा है समझ में, इन द प्लेन और आउट द प्लेन। यानी क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड, और डॉट का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, प्लेन के आउटसाइड, ठीक है। प्लेन के इनसाइड और प्लेन के आउटसाइड। चलिए जी अब देखिए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं डायरेक्शन का ताकि आपकी डायरेक्शन क्लियर हो जाए। आपको बतानी है डायरेक्शन। सपोज करो वायर में करंट ऐसे आई फ्लो हो रहा है, आपसे पूछा कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इधर ले लीजिए। तो आई करंट, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। आपसे पूछा करंट ऐसे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, दोनों पॉइंटों पर चेक कर लेंगे। या फिर बोल दिया आपको कि ऐसे करंट है आई, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, करंट है इस तरह से, और आपसे बोला इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। सिंपल है, आप कैसे भी निकाल लीजिए, आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी। करंट ऐसे है आई और हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पर, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट को रखना है थंब की डायरेक्शन, करंट को रखो थंब की डायरेक्शन, ये रख दिया। फिंगरों को स्ट्रेच करो जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो। अब फिंगर इधर तो हो ही नहीं सकती, इधर जाना है। अब इधर जाओगे तो थंब इधर आ गया, हमें रखना है करंट की डायरेक्शन में, तो ऐसे रखेंगे या फिर ऐसे रखेंगे। देखिए आगे समझ में, थंब की डायरेक्शन में करंट ऐसे है, फिंगर स्ट्रेच इधर हो गई हैं, पाम आपकी आउटसाइड आ गई है, तो हमें समझ में आ गया कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपकी आउटसाइड होगी।
क्लियर है। चलिए जी, इसकी बात करते हैं। थंब को रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्ट्रेस अब इधर करना है तो इधर कर लीजिए ऐसे करके, ये खोल दिया आपने स्ट्रेस। अब देखिए आपकी जो पाम है वो किधर है, पाम आपकी इनसाइड आ रही है प्लेन के, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है। क्लियर। चलिए जी, अब इसमें देखते हैं ऐसे करंट ऐसी तो है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फाइंड करनी है। ये देखिए अंदर तो P पॉइंट पर इनसाइड। अच्छा इसकी बात करें, ऐसे देखिए आ रहा सर में, ऐसे हाथ की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। ये पाम रूल्स इसी ने बताया, इजी है। ये है आउटसाइड। क्लियर हो गया। पाम रूल्स इजी है, स्क्रू रूल्स लगाओगे और बाकी रूल्स लगाओगे तो थोड़ा डाउट होगा। पाम रूल सबसे सिंपल है, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, स्ट्रेच द फिंगर वेयर यू विल हैव टू पुट द फाइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन पाम विल टेल अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। चलिए जी, करंट अंदर, थंब को अंदर कर लीजिए, स्ट्रेच कीजिए, फिंगर किधर, जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इधर निकालना है। तो देखिए पाम अब किधर है, पाम अब नीचे की तरफ है। आ रहा है समझ में, ऐसे ऐसे। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड नीचे की साइड आ गया। इस केस में देखिए ऐसे रखना है, आगे समझ में भाई, आउटसाइड रखना है। ये ऐसे है तो पाम किधर है, दिस साइड, पाम दिस साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया, दिस साइड। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड नहीं, इस डायरेक्शन किधर भी आ सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिस साइड। आ रहा है सर में, क्लियर हो गया होगा। करंट इनसाइड, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, देखिए यहाँ निकालना है, पाम इधर आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर आ गई, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो ये है राइट हैंड थंब रूल, और इससे हम डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, करंट की, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप से निकालनी है हमने, तो इस टाइप से डायरेक्शन निकालना है। ये आपका इस साइड हो गया। क्लियर हो गया। तो डायरेक्शन ऐसे निकालना है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको बायोट सावर्ट लॉ से निकाल ली हुई है आपने। और किसके लिए निकालते हैं, छोटे से एलिमेंट्स के लिए निकालते हैं। और क्या निकलती भी क्या है, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है जिसे हम बोलते हैं डीबी। तो डीबी इजिकल टू आपको याद रखना है μ0/4 पाई IDL sin θ/r², या फिर अगर वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो वो होगा μ0/4 पाई IDL क्रॉस r/r क्यूब का मोड, यानी r मोड का क्यूब। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। और डायरेक्शन के लिए कहाँ जाना है, डायरेक्शन के लिए जाना है आपको स्क्रू रूल्स, या फिर C इजिकल टू B A×B, या फिर सबसे अच्छा कौन सा है, राइट हैंड पाम रूल्स। राइट हैंड पाम रूल से जाइए। राइट हैंड पाम रूल्स क्या कहता है, थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर को स्ट्रेस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड, पाम विल टेल यू दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये था आपका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, V, सब चीज़ निकाल चुके हैं हम। अब इसके बाद जो आएगा वो आपको पता है, इसके बाद आएगा बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, बायोट सावर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशन। बायोट सावर्ट लॉ अभी हम पढ़ चुके हैं, अब बायोट सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस आएंगे। ठीक है, बायोट सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस हैं, और जो इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, सर्कुलर लूप। ठीक है, तो इस तरह से हम एक बहुत कंसेप्ट करेंगे, और उसके न्यूमेरिकल्स भी हम साथ लेकर आएंगे। तो ठीक है, तो आज का जो कंसेप्ट था वो हमारा केवल मैग्नेटिक फील्ड, बायोट सावर्ट लॉ और उसकी डायरेक्शन को बताना था, जो आपको इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट हो चुका होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कंप्लीट है, और इस वीडियो को आप रिवाइज करेंगे तभी आप बायोट सावर्ट लॉ पर पहुँचेंगे, तो आपको वो डाउट सब क्लियर होकर आएंगे वहाँ से। तो आपको डाउट क्लियर करने हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो देख कर आना है, क्योंकि बायोट सावर्ट लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है एग्जाम में और आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो आपको पूरी, इसीलिए उसका हम एक पूरा लेक्चर एक बायोट सावर्ट लॉ का एक बनाते हैं उसी में ही, ताकि वो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे बायोट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस। तो चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत पता चल जाए कि भाई बायोट सावर्ट लॉ की वीडियो आ चुकी है और हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो जुड़े रहिए रूट ऑफ फिजिक्स के साथ, पढ़ते रहिए और कंसेप्ट को अपनी पावर बनाइए।